Okay, so starting with the fifth lecture about biotech. तो जैसे कि हम पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमें वेक्टर की ज़रूरत रहती है टू आफ्टर आर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर लिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऑप्शनल स्टेप रहता है, क्योंकि भाई अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक ही बार में अपना जो भी आपका स्टेप, अरे मतलब जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकला है उसी से आप काम करके एक बार में अपना कर सकते हो, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो मतलब जो आपने जेल से सेपरेट करके निकाला है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो एक बार में सही से काम ना करे। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑल्सो। सो टू ईज द एंटायर प्रोसेस कि हमें फिर से सारा काम ना करना पड़े, इसलिए हम एक छोटा सा स्टेप और करते हैं, दैट इज पॉलीमराइजेशन, सो दैट हमारे पास मल्टीपल कॉपीज रहे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर। तो वेक्टर्स में हम ज़्यादातर प्लाज्मिड ही की बात करने वाले हैं, और वेक्टर्स वो व्हीकल्स की तरह होते हैं, ब्रिजेस की तरह होते हैं बिटवीन जीन ऑफ इंटरेस्ट और हमारा होस्ट, जिसके अंदर हम कल्चर करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, या अपने मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कल्चर करेंगे। तो वेक्टर्स आर व्हीकल्स दैट कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट। और वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से बेहतर बनाती हैं, क्यों हम एक पर्टिकुलर टाइप का वेक्टर, मतलब किस सिचुएशन में हम कैसा वेक्टर यूज करें, या किसी को हम वेक्टर का दर्जा कैसे दे सकते हैं। तो पहली चीज होती है उसका साइज। ऐसा माना जाता है कि जितना छोटा वेक्टर होगा उतना बेहतर होगा हमारे लिए हैंडल करना या उसके साथ काम करना, और इसका साइज नापा जाता है किलो बेस पेयर में। केबी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, और किलो बेस पेयर में इसको नापा जाता है। तो साइज प्रिफरेबली स्मॉल साइज वेक्टर इज इजियर टू हैंडल। फिर दूसरी चीज होती है ओराई, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो एज द वर्ड सजेस्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कि जहां से रेप्लिकेशन चालू हो रही है। तो ओराइज आर द साइट्स फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट्स। ओराई का काम क्या होता है? ओराई का काम रहता है कॉपी नंबर को कंट्रोल करना। अब आपने अपना वेक्टर लिया और वेक्टर को आपने डाल तो दिया होस्ट के अंदर, लेकिन उस वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी क्या कॉपी नंबर है, वो कितना मल्टीप्लाई करेगा एक सेल के अंदर, उसको हम कॉपी नंबर कहते हैं। कितनी कॉपीज मतलब एक सेल में बना लेगा वो, उसको हम कॉपी नंबर कहते हैं। जैसे इकोराई के अंदर हमने अपना एक वेक्टर डाला और उसने 5 बना लिया, तो उसका कॉपी नंबर 5 हो गया। तो कॉपी नंबर इज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए दैट एग्जिस्ट पर सेल इज कॉल्ड कॉपी नंबर। कुछ प्लाज्मिड्स जिनमें एक या दो कॉपीज बनती हैं पर सेल के हिसाब से, तो उसको हम लो कॉपी नंबर कहते हैं। और जिन प्लाज्मिड्स में 15 से 100 के बीच में कॉपीज बनती हैं पर सेल, उसको हम हाई कॉपी नंबर कहते हैं। और जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले जो वायरसेस रहते हैं, उनका बहुत हाई कॉपी नंबर रहता है। और ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि जब भाई वो वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो इतनी जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है, इतनी जल्दी कॉन्कर कर लेता है पूरे बैक्टीरिया को, कि उसको बैक्टीरिया को फाइट बैक करने का चांस प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। देन तीसरी चीज होती है वेक्टर के वेक्टर की प्रॉपर्टी जो देखी जाती है, वो है उसकी क्लोनिंग साइट्स क्या है या उसकी रिकॉग्निशन साइट्स क्या है। अब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना तो है ही वेक्टर के अंदर, तो हमको कट लगाना ही लगाना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके। तो उसमें किस टाइप का कट लगने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या ऐसी उसकी रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और वो किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कैसी सूट कर रही है, वो सब देखना भी हमारे वेक्टर के सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। अब जैसे एक पर्टिकुलर कोई सा एंजाइम है, जैसे इको आर वन का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि इको आर वन हमने लिया और उसकी 4 साइट्स थी एक ही प्लाज्मिड में। तो जैसे ही हमने उसमें इको इको आर वन में उसको डाला, तो उसके 4 कट लग जाएंगे और हमारी पूरी जो प्लाज्मिड उसके पर कच्चे हो जाएंगे। तो हम वो नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि उसमें मल्टीपल कट्स लग जाएं, क्योंकि वो हम अवॉइड करते हैं। उससे जो है देयर इज अ चांस ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ चांस ऑफ मिस हैपनिंग्स वॉट एवर। तो हम ये प्रेफर कम करते हैं कि फॉर अ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मल्टीपल क्लोनिंग साइट शुड बी अवॉइडेड एज इट क्रिएट्स मल्टीपल कट्स। मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारी साइट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक क्लोनिंग साइट के लिए बहुत सारे एंजाइम्स अगर हों तो वो अच्छी बात है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास इको आर वन नहीं है, कोई बात नहीं, हम हाइंड टू से कट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम सेल वन से कट लगा सकते हैं या पीएसटी वन से लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं। और सो इसीलिए कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लोनिंग साइट्स फॉर मल्टीपल एंजाइम्स इज गुड।
फिर चौथा आता है सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं, दो चीज़ें हम पता लगाते हैं। एक हम पता लगाते हैं कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहा, ठीक है, वेक्टर लिया, उसमें कट लगाना चाहा, वो कट लग करके जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें जुड़ा कि नहीं जुड़ा, एक चीज़ हम ये पता लगाते हैं। दूसरी चीज़ हम ये पता लगाते हैं कि हमने जो अपना ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए या वेक्टर जो बनाया, वो उसको जब हमने होस्ट में डाला तो क्या वो गया या नहीं गया, एक चीज़ हम ये देखते हैं। तो दे आर selectable markers are usually the antibiotic resistant gene against common antibiotics like ampicillin, tetracycline or kanamycin or chlororamphino क्लोरोरैम्फी क्लोरोरैम्फिनोलिक नहीं, अरे यार क्या नाम है इसका, क्लोरोरैम्फिनिकोल, क्लोरोरैम्फिनिकोल। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, कुछ मार्कर्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे वेक्टर में, कि वेक्टर में या प्लाज्मिड में, कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहते हैं, उन्हीं जीन पे हम कट मार देते हैं। अगर और फिर उससे कैसे हम वो करते हैं वो चलिए ठीक है अभी आगे देखेंगे। फिर दो टाइप के सिलेक्शन हम कर रहे हैं, एक रिकॉम्बिनेंट का कर रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो कि वेक्टर के लिए है कि वेक्टर में हमने कट लगाया तो वो रिकॉम्बिनेंट बन पाया कि नहीं बन पाया, यही दो पॉसिबिलिटी है। और एक होती है ट्रांसफॉर्मेंट की, कि ट्रांसफॉर्मेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। और फिर इन दोनों को मिला करके हमने टोटल 5 कैटेगरीज बना रखी हैं। तो रिकॉम्बिनेंट शब्द जो है वो हम वेक्टर्स के लिए यूज कर रहे हैं, और होस्ट जो है वो हम ट्रांसफॉर्मेंट अरे होस्ट के लिए हम ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्मिंग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट अपना लिया, प्लाज्मिड लिया, उसमें कट लगा दिया, तो या तो उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ गया तो वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, और अगर नहीं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाएगा या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। और अगर नहीं जुड़ा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अच्छा, अब ये हमारा बन गया तो हम भाई एज ह्यूमंस हम तो चाहेंगे ना कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला बन गया है उसको हम डाल देंगे होस्ट के अंदर। और लेकिन हमें भी पता नहीं कि कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो हम सारा ही डालने की कोशिश करेंगे, फिर कल्चर प्लेट में उसको सेपरेट करेंगे। तो दो चीज़ें, अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि या तो ट्रांसफॉर्मेंट होगा या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। कि या तो जो हमने बनाया, जो भी बनाया, बना नहीं बना, रिकॉम्बिनेंट था नॉन रिकॉम्बिनेंट था डजेंट मैटर, या तो वो अंदर जाएगा वेक्टर होस्ट के अंदर, या तो वो नहीं जाएगा। तो अगर नहीं गया तो इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और चला गया तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब अंदर चले जाने के ऊपर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो रिकॉम्बिनेंट वाला गया होगा या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया होगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, कि ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है कि होस्ट विच टेक्स अप एनी फॉरेन डीएनए, कोई भी फॉरेन डीएनए अंदर आ गया, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे ना हो, अगर अंदर आ गया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट ही कहलाएगा, वो होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। बाकी तो बात की बातें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट। और ई कोलाई को बहुत अच्छा होस्ट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है किसी भी एंटीबायोटिक के लिए, जो कि हमने ऊपर अभी मेंशन करी। तो हमने तो नाम लिया था एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन और क्लोराम्फेनिकॉल का। तो ये इन सारी किसी के लिए भी मतलब उसमें इकोलाई में एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंस जीन नहीं रहती, तो हम उसको आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वेक्टर्स कई टाइप के होते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वेक्टर्स के, और इनको हम कब कब कैसी कैसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं वो आगे आएगा, बट नाम याद कर लें। ये प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफाज हैं, रेट्रोवायरसेस हैं, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेशियंस हैं। तो हमारे पास टोटल 4 नाम है, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाज, रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेशियन। और सब एक लैब में बनाया गया वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। वेक्टर या प्लाज्मिड है एक टाइप का, और इसको लैब में बनाया गया था। इसमें पी का मतलब है प्लाज्मिड, बीआर का मतलब है जिन दो लोगों ने बनाया था, बॉलिवर एंड रॉड्रिगुएज, और इन लोगों ने इसको लैब में कंस्ट्रक्ट किया था। और 322 इसका नंबर गिवन टू इट इन द स्पेसिफिक लैब, तो वो लैब का नंबर है, वो सब पूछा पूछा जाता नहीं, सो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन है। तो फिर उसके बाद डायग्राम है इसका PBR322 का। तो इसमें जो है एक तरफ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट रहती है, एक तरफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट रहती है।
तो इनका जो सर्कल है इसको, और फिर ओराई भी है, आरओपी भी है, और सारी एंजाइम्स अपने अलग अलग कट्स लगाती हैं। तो PST1 है, PRU1 है, इको R1 है, क्ले A1 है, हाइंड 3 है, BAM H1 है, SAL1 है, PRU2 है, ROP है, और फिर ओराई है, मतलब हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, और आरओपी का काम रहता है कि सिंथेसाइज करती है प्रोटीन्स का जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। तो जितने भी अभी आगे जाके रेप्लिकेशन होगा उसके अपना उसके प्रोटीन्स वगैरह को देखती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एक rDNA की। ठीक है, तो हमने BAM H1 अपना एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया है, एनसीईआरटी में भी इसी का दिया हुआ है BAM H1 का। तो हम एक जो है कट लगाएंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोर्स इंसर्ट करने के लिए। तो हमने प्लाज्मिड क्या लिया, PBR322। ठीक है, और उसमें BAM H1 का कट लगाया, उसकी अपनी एक अलग रिकॉग्निशन साइट थी जो कि टेट्रा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर थी। तो हमने अब BAM H1 अपना यूज़ किया, कट लग गया। अब उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी डालने की व्यवस्था कर दी डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो जुड़ जाएगा और या तो वो नहीं जुड़ेगा। ये मतलब कि या तो वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा या तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट रह जाएगा। और होस्ट की भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो उसमें जाएगा ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, या तो उसमें जाएगा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, और या तो चला भी जाएगा और रिकॉम्बिनेंट वाला भी चला जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बनेगा, और ई कोलाई हमारा होस्ट रहने वाला है सिचुएशन में। तो ये हमने मान लीजिए कर लिया। अब हमारी जो कल्चर प्लेट थी, कल्चर प्लेट नंबर 1, उसके अंदर हमारा सारा मटेरियल रखा हुआ है। पूरा इसका डिस्क्रिप्शन अगले लेक्चर में, तो उसको हम अगले ही लेक्चर में कवर करेंगे, वरना ये इधर का उधर हो जाएगा।